हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। जैसे आपको पता ही है कि हम लोग जो ये नया एग्जामिनेशन पैटर्न है एमसीक्यूज के फॉर्म में, उसके लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं मॉड्यूल नंबर 3 ह्यूमन रिलेशंस, जो टीवाई बीकॉम सेमेस्टर 6 कॉमर्स सब्जेक्ट है, उसके बारे में है। अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं ना। पहला ही टॉपिक आपका ह्यूमन रिलेशन से ना। ह्यूमन रिलेशन का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए कि ह्यूमन रिलेशन का मतलब क्या होता है। यू शुड मेंटेन अ गुड रिलेशन विद योर एम्प्लॉय, और द एचआर मैनेजर शुड मेंटेन अ गुड रिलेशन विद द एम्प्लॉय। बिकॉज जब आपके ऑर्गेनाइजेशन में रिलेशंस अच्छे होंगे सुपीरियर सबऑर्डिनेट के बीच में या डिपार्टमेंट्स के बीच में, ये सुनो, तो उसकी वजह से क्या होगा कि आपके ऑर्गेनाइजेशन का ओवरऑल डेवलपमेंट जो है, ग्रोथ वगैरह जो है वो होगा, और आपके ऑर्गेनाइजेशन की जो एक्टिविटीज है स्मूथली चलेगी। यस ना। बिकॉज जिस ऑर्गेनाइजेशन में डिस्प्यूट्स होते रहते हैं, डिफरेंसेस होते हैं व्यूज में, ओपिनियंस में, उस ऑर्गेनाइजेशन का कभी भी ग्रोथ होता नहीं है। यस ना। तो ह्यूमन रिलेशन मीन्स व्हाट, देयर हैज टू बी गुड रिलेशंस बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई एंड बिटवीन द एम्प्लॉइज देमसेल्व्स। ओके, या जो आपके लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट वगैरह होते हैं उनके बीच में एक अच्छे रिलेशंस होने चाहिए। ओके, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में अच्छे से टीम वर्क वगैरह हो सकता है। तो आपके थोड़े से सिग्निफिकेंस याद करके जाना है कि अगर अच्छे रिलेशंस ऑर्गेनाइजेशन में होंगे तो उसकी वजह से क्या सिग्निफिकेंस या क्या इंपॉर्टेंस हो सकते हैं। देन आपको कुछ थियरीज दी है ये यहाँ पे। इस वीडियो में मैंने कुछ थियरीज आपको एक्सप्लेन की है, कुछ थियरी एक्सप्लेन नहीं की है। थियरीज में आपको बेसिकली क्या करना है कि वो थियरी का जो कोर है या वो थियरी किसके बारे में, वो आपको सिर्फ याद रखना, और वो थियरी किसने प्रोपाउंड की है या किसने डेवलप की है वो आप लोगों को याद रखना है। तो सबसे पहले आपका थियरी है मैस्लो थियरी। ओके, जिसको बोला जाता है नीड हेराकी थियरी, जो अब्राहम मैस्लो, यहाँ पे मैंने नाम मेंशन किया हुआ है, अब्राहम मैस्लो जो है, इन्होंने ये नीड हेराकी थ्योरी बनाई हुई है। अभी अब्राहम मैस्लो ने क्या किया हुआ है, एक हेराकी बनाया हुआ है जिसके अंदर उसने ह्यूमन नीड्स को प्लेस किया हुआ है। ह्यूमन नीड बोलो या फिर आप एम्प्लॉइज की नीड बोलो, बिकॉज ये सब्जेक्ट एचआर है, तो यहाँ पे आप लोग क्या बोलोगे, एम्प्लॉइज के नीड्स। ओके, तो टोटल उन्होंने 5 नीड्स आइडेंटिफाई किए और उसको हेराकी वाइज, लेवल वाइज उन्होंने क्या किया, प्लेस किया है। ना हेराकी के अंदर सबसे पहले नीड आप देख सकते हो, फिजियोलॉजिकल नीड। ना फिजियोलॉजिकल नीड का मतलब क्या होता है, फूड क्लोथ शेल्टर। मतलब हर एक एम्प्लॉय को ऑर्गेनाइजेशन ने क्या करना चाहिए, प्रॉपर सैलरी पे करना चाहिए, परमानेंट जॉब देना चाहिए, ताकि उनकी ये जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, फूड क्लोथ शेल्टर या एजुकेशन मेडिकल, ये सब उस क्या कर पाएंगे, फुलफिल कर पाएंगे। फिर उन्होंने बोला कि ये नीड फुलफिल होने के बाद में इंसान की दूसरी नीड होती है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। इंसान यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी मतलब क्या, सेफ्टी ऑफ द जॉब, सॉरी सेफ्टी ऑफ द हेल्थ। एंड सिक्योरिटी मतलब क्या, सिक्योरिटी ऑफ द जॉब। मतलब आप कहीं पे भी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब कर रहे हो तो आपका जॉब एकदम सेफ होना चाहिए, उसकी वजह से आपको कुछ भी रिस्क कॉज नहीं होना चाहिए, उसकी वजह से आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। यू शुड बी सेफ एट योर वर्क प्लेस। तो उसके लिए ऑर्गेनाइजेशन में जैसे कि आपको सेफ्टी ट्रेनिंग वगैरह देनी चाहिए, या फायर एक्सटिंग्विशर वगैरह होना चाहिए, प्रॉपरली मशीन को वगैरह मेंटेन करना चाहिए, ताकि एक्सीडेंट्स वगैरह नहीं होंगे। और सिक्योरिटी मतलब कि आपको परमानेंट जॉब देना चाहिए, बिकॉज जब टेम्पररी जॉब आप एम्प्लॉयज को देते हो तो दे मे नॉट वर्क विद द मोटिवेशन, ना, क्योंकि उनको ऐसे लगा रहता है कि अरे मेरा जॉब चला जाएगा करके। तो सिक्योरिटी देनी चाहिए। तो फिजियोलॉजिकल नीड के बाद में सेफ्टी और सिक्योरिटी नीड होती है, और वो फुलफिल होने के बाद में आपकी सोशल नीड आ जाती है। सोशल नीड का मतलब क्या होता है, किसी को भी अकेले रहना पसंद नहीं होता है। पीपल वांट टू बी विद द अदर पीपल। जैसे ना, तो कोई भी आइसोलेशन में रहना पसंद नहीं करता है, सबको ऐसे ग्रुप में रहना पसंद करता है। तो ऑर्गेनाइजेशन में वो नीड को भी फुलफिल करना चाहिए। जैसे कि कभी कभी कहीं पे पिकनिक पे वगैरह चले गए, कोई पार्टीज वगैरह, गेट टुगेदर्स वगैरह, ये सब होने चाहिए, जिसकी वजह से क्या होगा, लोगों की जो सोशल नीड है, एक दूसरे को मिलने की वगैरह जो नीड है वो भी फुलफिल हो जाएगी। देन ईगो एंड एस्टीम नीड अराइज हो जाती है। ईगो एंड एस्टीम नीड का मतलब क्या होता है कि सब चाहते हैं कि मेरे ऑर्गेनाइजेशन में मेरा ग्रोथ हो। जैसे ना, तो ऑर्गेनाइजेशन ने क्या करना चाहिए, वो एम्प्लॉय के प्रमोशंस वगैरह देने चाहिए, उसको हायर लेवल पे प्रमोट करना चाहिए वगैरह। वो जो होता है उसको हम लोग ईगो और एस्टीम नीड बोलते हैं, कि वेर यू वांट टू ग्रो इन योर करियर। और सबसे लास्ट में आता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का मतलब क्या होता है, डूइंग समथिंग डिफरेंट विच अदर्स हैव नॉट डन। मतलब बहुत ही कम लोग जो होते हैं वो यहाँ पे पहुंच पाते हैं। अदरवाइज लोग क्या होते हैं, यहाँ तक ही सीमित रहते हैं। बहुत सारे एम्प्लॉइज बहुत कम यहाँ पे जाते हैं और उससे भी कम यहाँ पे जाते हैं। तो अब्राहम मैस्लो ने 5 नीड्स बताया है, और इनकी थ्योरी को बोला जाता है नीड हेराकी थ्योरी, जिन्होंने 5 नीड्स को क्या किया है, लेवल वाइज अरेंज किया हुआ है।
तो ये एक थ्योरी के ऊपर आपको क्वेश्चन आएगा तो आप लोग लिख सकोगे। नेक्स्ट वाला है आपका ट्रांजैक्शनल थ्योरी और ट्रांसफॉर्मेशनल थ्योरी। इसका कोर आप लोग सिर्फ समझ लो। पहले तो ये थ्योरीज किसने डेवलप की है, तो ये जो ट्रांजैक्शनल थ्योरी है वो डिस्क्राइब की है मैक्स वेबर ने 1947 में, और फिर बाद में उसको और थोड़ा ये डिस्क्राइब किया गया था बेर्नार्ड बास ने। तो ये आपको नाम याद रखने यहाँ पे। और ये थ्योरी क्या कहता है कि एम्प्लॉइज तभी मोटिवेट होते हैं काम करने के लिए जब आप उनको रिवॉर्ड या पनिशमेंट देते हो। मतलब आप एम्प्लॉय को सैलरी दोगे, उनको एक्स्ट्रा कमीशन दोगे, इंसेंटिव्स दोगे, तो वो लोग काम करेंगे। उनको उन्होंने अगर बराबर काम नहीं किया, उन्होंने मिस्टेक्स किया, तो उनको पनिशमेंट दे दो तो वो लोग काम को सुधारेंगे। तो रिवॉर्ड और पनिशमेंट से ही एम्प्लॉइज क्या होते हैं, काम को परफॉर्म करते हैं। दे आर नॉट सेल्फ मोटिवेटेड। ओके, वो लोग सिर्फ क्या करते हैं, जितना काम उनके सुपीरियर देंगे उतना ही करेंगे, खुद की कोई भी सेल्फ डायरेक्टेड नहीं होते वो लोग। ओके, तो ये सब चीजें आप लोगों को यहाँ पे लिखना है कि यहाँ पे मेन कोर आपको सिर्फ याद रखना है कि नाम किसने ये थ्योरी इंट्रोड्यूस की है, और यहाँ पे रिवॉर्ड और पनिशमेंट जो होता है वो यूज किया जाता है एम्प्लॉय को मोटिवेट कराने के लिए, एम्प्लॉय से काम करवा के लेने के लिए। ओके ना, ट्रांसफॉर्मेशनल में थोड़ा सा उसके अपोजिट होता है। ट्रांसफॉर्मेशनल जो है वो थ्योरी सबसे पहले ये इंट्रोड्यूस की थी जेम्स मैग्रेगोर ने, बर्न्स ने, और फिर बाद में 1985 में उसको एक्सपांड किया गया था बेर्नार्ड बास के द्वारा। ओके, तो ये नाम आपको याद रखने हैं। नो, ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप थ्योरी जो होती है, यहाँ पे क्या होता है, जो लीडर होता है या जो सुपीरियर होता है वो क्या करता है, अपने सबॉर्डिनेट को या उसके अंडर जो काम करने वाले लोग हैं उनको इंस्पायर करता है। मतलब कुछ भी आपको उनको देने की जरूरत नहीं है, रिवॉर्ड दो, पनिशमेंट दो, ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर लीडर अगर सपोज इफेक्टिव है, इन्फ्लुएंशियल है, तो वो डेफिनेटली अपने एम्प्लॉयज को क्या करेगा, इन्फ्लुएंस करेगा, और उसकी वजह से एम्प्लॉय अच्छे से काम करेंगे। सो लीडर को देख के, लीडर से इंस्पायर होके एम्प्लॉयज क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। यस नो, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं, इसको ट्रांसफॉर्मेशनल। ओके, और ये क्या है, तुम्हारा ट्रांजैक्शनल है, जहां पे क्या होता है आपका ये रिवॉर्ड और पनिशमेंट यूज किया जाता है। सो ये आपको यहाँ पे डिफरेंस याद रखना है। और यहाँ पे आप लोग क्या लिखोगे कि एम्प्लॉयज सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं, ये सुनो, उनको हर एक चीज बताने की जरूरत नहीं, वो लोग खुद से भी चीजें जो होती है वो मैनेज कर लेते हैं। तो ये सब चीजें आप लोगों को यहाँ पे लिखना है। फिर बाद में आपकी है नेक्स्ट थियरी डॉगलास मैग्रेगोर की, जिसको थियरी एक्स एंड थियरी वाई बोला जाता है। ओके, सो ये नाम आप लोग याद रखो। तो थियरी एक्स एंड थियरी वाई का मतलब क्या होता है, एक एक्स मैनेजर होता है, एक वाई मैनेजर होता है। एक्स मैनेजर जो होता है उसके बारे में सब नेगेटिव चीजें आपको लिखनी है, जैसे ये मैनेजर जो बिल्कुल भी क्रिएटिव नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को दूसरों के ऊपर शिफ्ट करता है, या रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है वो एक्सेप्ट नहीं करता है। एक्टिवनेस बिल्कुल भी नहीं होता, एकदम लेजी होते हैं, चैलेंजिंग काम उनको अच्छे नहीं लगते, उनको रूटीन जो भी रोज का काम है वो अच्छा लगता है। वो हमेशा दूसरों को फॉलो ही करते हैं, ऑर्थोडॉक्स होते हैं, अपॉर्चुनिटीज को हासिल नहीं करते हैं, और उनकी हमेशा लोअर लेवल नीड होती है कि मेरे को फूड, क्लोथ, शेल्टर और सेफ जॉब मिलना चाहिए, दैट्स इट। पर वाई मैनेजर थोड़े से क्या होते हैं, थोड़े से उन लोगों को एम्बिशियस होते हैं, तो उनके बारे में आपको थोड़ा अच्छा लिखना है, जैसे कि वो क्रिएटिव होते हैं बहुत ज्यादा, दे टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द वर्क, दे आर वेरी एक्टिव एंड अलर्ट इन देयर वर्क, दे लाइक टू टेक द चैलेंजेस, दे आर द लीडर्स, दे लाइक टू लीड पीपल, यस ना। फिर बाद में वो लोग जो होते हैं थोड़े फ्लेक्सिबल होते हैं। ओके, देन वो लोग अपॉर्चुनिटीज वगैरह उसको ग्रैब करते हैं, और इनके हायर लेवल की नीड होते हैं, जैसे कि ईगो एंड एस्टीम नीड और तुम्हारा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। तो ये सिर्फ आपको याद रखें कि दो मैनेजर्स होते हैं, एक मैनेजर के बारे में आपको क्या लिखना है, थोड़ा सा नेगेटिव लिखना है, मतलब वो लोग के अंदर ये सब चीजें नहीं होती, वो फॉलोवर्स होते हैं मोस्टली। और वाई थ्योरी जो है या वाई मैनेजर जो, उसके अंदर ये सब चीजें अच्छे से होती है करके वो आपको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट वाला आपका टॉपिक है एम्प्लॉय मोरल। नाउ एम्प्लॉय मोरल, ये जो कॉन्सेप्ट है ये काफी जनों को नहीं समझ में आता है, आई विल ट्राई टू मेक यू ऑल अंडरस्टैंड। मोरल का मतलब क्या होता है, देखो यहाँ पे स्टेट ऑफ माइंड या विलिंगनेस टू वर्क, मतलब आपकी मन की कंडीशन कैसी है, हाउ यू फील फ्रॉम विद इन। ये सुनो, जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि अरे मेरा आज मन नहीं कर रहा है काम करने का, इट मीन्स योर मोरल इज लो, आपकी मन की कंडीशन अच्छी नहीं है, आपकी मन की कंडीशन जो है वो आपको काम करने के लिए परमिट नहीं कर रही है। ये सुनो, तो आपका जो स्टेट ऑफ माइंड होता है, आपकी जो विलिंगनेस होती है, उसको मोरल कहा जाता है। और आपका मोरल अगर हाई होगा तो आप लोग क्या करते हो, आपका एटीट्यूड पॉजिटिव हो जाता है, आप सेटिस्फाई हो जाते हो, कॉन्फिडेंट रहते हो काम के अंदर। बट जब आपका मोरल लो होता है तो ये सब चीजें जो होती है आपकी चेंज हो जाती है, आपका एटीट्यूड नेगेटिव हो जाता है, आपको सेटिस्फेक्शन नहीं लगता है, आपका कॉन्फिडेंस लो हो जाता है।
यस ना, और उसकी वजह से क्या होता है, आप अच्छे से काम नहीं करते हो फिर। सो एम्प्लॉय का मोरल हाई रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और जो टास्क किसका होता है, एचआर मैनेजर का होता है। ओके, तो ये आपको कॉन्सेप्ट एक बार समझ में आ गया। तो दूसरा आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग एम्प्लॉय मोरल, कि एम्प्लॉय का मोरल कब कम ज्यादा होता है। तो यहाँ पे मैंने फैक्टर्स दिए हुए हैं, एक बार आप लोग चाहे तो ग्लांस करके देख सकते हो। मैं सिर्फ बताता हूँ कि कैसे फैक्टर इन्फ्लुएंस करता है। जैसे कि सपोज ऑर्गेनाइजेशन है, अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन की इमेज बहुत अच्छी है, योर ऑर्गेनाइजेशन इज एंजॉइंग कॉर्पोरेट इमेज इन द मार्केट, तो डेफिनेटली एम्प्लॉय का मोरल हाई होगा, बिकॉज आपकी कंपनी बहुत अच्छी है, उसका इमेज बहुत अच्छा है, पीपल आर टॉकिंग गुड अबाउट योर कंपनी, सो ऑब्वियसली योर मोरल इज हाई। पर आपके कंपनी का सपोज नेगेटिव पब्लिसिटी हो रहा है, ऐसे कंपनी में अगर आप काम कर रहे हो तो आपका मोरल लो होगा। नेचर ऑफ वर्क, ऑब्वियसली कि आपके यहाँ पे काम कैसा है, बहुत ओवरलोड रहता है, बहुत स्ट्रेस रहता है, तो एम्प्लॉय का मोरल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। बट आपके यहाँ पे फ्लेक्सिबल काम है, ओके, स्मूथली सब रनिंग चलता है, तो डेफिनेटली मोरल विल बी हाई। ओके, तो इन सब चीजों के ऊपर एम्प्लॉय का मोरल जो होता है वो डिपेंड होता है। फिर मोरल कैसे मेजर कर सकते हैं, आपको कैसे पता चलेगा कि एम्प्लॉय का मोरल हाई है या लो है, तो आपको उसके लिए सर्वे वगैरह कर सकते हैं, क्वेश्चनर के थ्रू वगैरह, आप इंटरव्यू ले सकते हैं एम्प्लॉयज का। ओके, देन देयर आर सम मोरल इंडिकेटर जिससे आपको पता चलता है उसके बिहेवियर से वगैरह, या फिर उसके एब्सेंटी से वगैरह आपको पता चल सकता है। प्रोडक्टिविटी अगर अच्छी होगी तो मोरल हाई है, आप कंसिडर करोगे, अदरवाइज लो है। आप सजेशंस इनवाइट कर सकते हो एम्प्लॉयज से, अगर बहुत नेगेटिव सजेशंस आ रहे मतलब मोरल लो है करके। ऑब्जर्वेशन कर सकते हो कि वो कैसा बिहेव कर रहा है काम पे, या उसका काम करने का तरीका कैसा है। ओके, तो इन सब चीजों से आपको पता चलेगा कि एम्प्लॉय का मोरल हाई है या लो है। सो आप लोगों को ये मोरल में यही याद रखना है कि स्टेट ऑफ माइंड या विलिंगनेस जो होती है एम्प्लॉय की, उसको मोरल बोला जाता है, जिसके बेसिस पे एम्प्लॉय का काम करने का तरीका जो होता है वो डिपेंड होता है, या दूसरों को कोऑपरेट करेगा कि नहीं वो डिपेंड होता है। नेक्स्ट वाला टॉपिक्स है आपके इमोशनल क्वोशंट एंड स्पिरिचुअल क्वोशंट। सबसे पहले हम लोग इमोशनल क्वोशंट के बारे में पढ़ेंगे। आपने इंटेलिजेंट क्वोशंट के बारे में पढ़ा हुआ है, जिसको आईक्यू बोलते हैं, कि आप कितने इंटेलिजेंट हो। वैसे ही आजकल ये नए टॉपिक्स निकले हुए या नए कॉन्सेप्ट्स आए आए हैं इमोशनल क्वोशंट के और स्पिरिचुअल क्वोशंट के। इमोशनल क्वोशंट मतलब क्या, आप आपके फीलिंग को कितने अच्छे से मैनेज कर सकते हो। अभी फीलिंग्स मतलब क्या होता है, आपके जो इमोशंस क्या होते हैं, कि जैसे कि लव एक फीलिंग है, हेट्रेड एक फीलिंग है, एंगर गुस्सा होना ये एक फीलिंग है, हैप्पीनेस एक फीलिंग है, सैडनेस एक फीलिंग है। ये सुनो, तो फीलिंग को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इमोशंस। और कौन से इमोशंस होते हो मैंने आप लोगों को बताया। ये इमोशंस को आप कैसे कंट्रोल करते हो, जैसे आपको गुस्सा आता है तो गुस्से को आप कितना कंट्रोल करते हो, जैसे ना, या कभी कभी आप बहुत हैप्पी होते हो, तो हैप्पी होते हो तो आप क्या करते हो, किसी को बहुत ज्यादा कुछ भी प्रॉमिस कर जाते हो, मे बी यू आर नॉट एबल टू फुलफिल दैट प्रॉमिस इन फ्यूचर, बट आप प्रॉमिस कर जाते हो बिकॉज यू आर हैप्पी। तो आपको क्या करना है, किसी भी इमोशन को, किसी भी फीलिंग को कंट्रोल करने आना चाहिए, उसको इमोशनल क्वेश्चन बोलते हैं। तो अगर आपका इमोशनल क्वेश्चन बहुत स्ट्रांग होगा, हाई होगा, तो आप फीलिंग को कंट्रोल कर पा रहे हो। पर अगर अगर आपका इमोशनल क्वेश्चन अगर लो होगा, मतलब आप फीलिंग को कंट्रोल नहीं कर पाते, और अगर सपोज किसी ने डांट दिया तो आप लोग क्या होते हो, रोना लगते हो, आप लोग गुस्सा हो जाते हो। यस नो, तो एम्प्लॉय का इमोशनल क्वेश्चन मतलब उसकी फीलिंग कंट्रोल करने की जो कैपेसिटी होती है, उसको हम लोग इमोशनल क्वेश्चन बोलेंगे। और फीलिंग्स मैंने यहाँ पे लिख दी है कि गुस्सा वगैरह जो होता है वो, तो वो कंट्रोल करने आना चाहिए। तो एचआर मैनेजर का जॉब है कि इमोशनल क्वेश्चन जो है वो एम्प्लॉयज का क्या करना है, मेंटेन रखना है। और ज्यादातर हम लोग देखते हैं कि इमोशनल क्वेश्चन हम लोग का लो होता है, बिकॉज कोई भी हमको बोलता है तो हमको गुस्सा आ जाता है, रोने लग जाते हैं। सो इट मीन्स अवर इमोशनल क्वेश्चन इज लो। बहुत ही कम लोग होते हैं जिनको ये सब चीजों का फर्क पड़ता नहीं है, उनका ईक्यू जो होता है वो हाई होता है। सो आपके फीलिंग को आप कैसे कंट्रोल करते हो, दैट इज इमोशनल क्वेश्चन। नाउ स्पिरिचुअल क्वेश्चन का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे भी आपको कुछ फैक्टर्स याद रखना है कि स्पिरिचुअली आप कितनी इंटेलिजेंट है। जैसे कि ऑनेस्टी आपके अंदर कितनी है, आप कितने ऑनेस्टली काम करते हो, आपके अंदर कितने एथिकल वैल्यूज है, मतलब आप चीटिंग नहीं करते हो, यस नो, या आप किसी को परेशान नहीं करते हो, या कस्टमर्स के साथ उनका एक्सप्लॉयटेशन या एम्प्लॉयज का एक्सप्लॉयटेशन नहीं करते हो, दैट इज एथिकल ये। ओके, देन योर इंटेग्रिटी वगैरह कितनी है आपकी। हाँ? तो ये सब के ऊपर क्या होता है, आपका स्पिरिचुअल क्वेश्चन डिपेंड होता है। जैसे यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, कुछ एम्प्लॉइज जो होते हैं वो ब्राइब वगैरह लेते हैं, यस नो, या कोई गिफ्ट वगैरह दे लेते हैं अपने कस्टमर्स से वगैरह, या ऐसे बहुत सारे अपने केसेस वगैरह सुने होंगे। सो आप ब्राइब लेते हो, आप एम्प्लॉइज को एक्सप्लॉइट करते हो, परेशान करते हो, इट मीन्स योर स्पिरिचुअल क्वेश्चन इज लेस। आप ऑनेस्ट नहीं हो, आप एथिकल वैल्यूज को फॉलो नहीं करते हो, यस नो। या कभी कभी ऐसे होता है कि कोई मार्केटर जो होता है वो क्या करता है, खराब क्वालिटी के गुड जो होते हैं कस्टमर को बेचते हैं, या बहुत ज्यादा प्राइस चार्ज करते हैं, इट मीन्स योर स्पिरिचुअल क्वोशिएंट इज लो।
यस नो। तो ऐसे कुछ अनएथिकल लोग होते हैं, देयर स्पिरिचुअल क्वोशंट इज लो, और जो मतलब एकदम ऑनेस्टली काम करते हैं, एथिकल वैल्यूज वगैरह फॉलो करते हैं, ओके, ये लोग का जो स्पिरिचुअल क्वोशंट होता है वो हाई होता है। तो वैसे ही एचआर मैनेजर को भी वर्क प्लेस के ऊपर एम्प्लॉयज का जो ये एचआर मैनेजर का भी जो स्पिरिचुअल क्वोशंट है वो थोड़ा हाई होना चाहिए, ताकि वो क्या करेगा, अपने एम्प्लॉयज को अच्छे से ट्रीट करेगा, यस ना, उनकी प्रॉपर केयर लेगा, उनकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेगा, उनको एक्सप्लॉइट नहीं करेगा। ओके, सो इमोशनल क्वोशंट मतलब फीलिंग्स, स्पिरिचुअल क्वोशंट का मतलब आपके अंदर जो स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस है, जैसे ऑनेस्टी वगैरह, ये सब चीज है। इमोशनल क्वोशंट अगर आपका हाई होगा तो आप अपने आप को कंट्रोल कर पाते हो, फीलिंग्स को कंट्रोल करते हो। स्पिरिचुअल क्वोशंट अगर आपका अच्छा होगा तो आप ऑनेस्टली काम करते हो, आप एथिकली काम करते हो, यू डोंट ट्रबल एनीवन। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यही है कि इमोशनल क्वोशंट और स्पिरिचुअल क्वोशंट किसके ऊपर डिपेंड होता है। सो आपका नेचर कैसा है। ओके, जैसे बचपन से ही अगर सपोज आप बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो, तो एग्रेसिव हो का मतलब क्या है कि आपका इमोशनल क्वोशंट जो है वो क्या है, बहुत ही लो है। या बचपन से सपोज आपने मतलब कुछ ऐसे होते हैं कि जिन्होंने ऐसे देखे रहते कि उनके पेरेंट्स ने जो होते हैं वो लोगों से ब्राइब लेके ही काम करते हैं, तो वो जो बच्चा होता है वो बड़ा होने के बाद में वो भी वैसे ही चीजें करता है। सो ऑब्वियसली आपका स्पिरिचुअल क्वोशंट जो आपके इंडिविजुअल के पर्सन के नेचर के ऊपर डिपेंड होता है, आपका नेचर किस तरीके का है। या कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनको ब्राइब वगैरह लेने से डर लगता है, जो लोगों को हेल्प करना चाहते हैं, यस ना, लोगों का भला करना चाहते हैं, देयर स्पिरिचुअल क्वोशंट इज हाई। सो नेचर के ऊपर आपका स्पिरिचुअल क्वोशंट डिपेंड होता है। आपके सुपीरियर कैसे है, बिकॉज लोग क्या करते हैं, सुपीरियर को इमिटेट करते हैं। आपके सुपीरियर अगर सपोज उनका स्पिरिचुअल क्वोशंट लो है, वो अगर ब्राइब वगैरह लेते हैं, तो उनके अंडर काम करने वाले भी क्या करेंगे, वही सेम चीज सीखेंगे, यस ना। या आपका जो सुपीरियर है उसका अगर इमोशनल क्वेश्चन मतलब वो मतलब इमोशनली कैसे है, उसके ऊपर भी आपका जो ईक्यू होता है वो डिपेंड होता है। देन ट्रेनिंग, काउंसलिंग वगैरह जो होता है उसके ऊपर डिपेंड होता है कि ट्रेनिंग से वगैरह भी आप लोग आपके फीलिंग को वगैरह या स्पिरिचुअल क्वेश्चन को वगैरह इनहांस कर सकते हो, क्योंकि आजकल बहुत ऐसे ट्रेनिंग्स वगैरह निकले हैं। ये इश्यूज बहुत सारे लोग फेस करते हैं, तो इसकी वजह से उसके लिए ट्रेनिंग का सेशंस वगैरह निकले हुए हैं। देन योगा एंड मेडिटेशन, ये भी आपको इसमें कंट्रोल करने में हेल्प करेगा। देन आपके ऑर्गेनाइजेशन का एनवायरनमेंट कैसा है, कहीं कहीं पे क्या होता है कि बहुत खराब एनवायरनमेंट होता है कंपनी का, जहाँ पे काम करने में मतलब एम्प्लॉय को बहुत टेंशन आता है सुबह ऑफिस में जाने के लिए, और बहुत अच्छा फील करते हैं जब वो ऑफिस से बाहर निकलते हैं। उसके ऊपर आपका ईक्यू और एसक्यू डिपेंड होता है। हाँ? तो आपको फैक्टर्स लिखने की किसके किसके ऊपर आपका ईक्यू और एफक्यू जो एसक्यू जो होता है वो डिपेंड होता है, सिर्फ एक बार ग्लांस करके जाओ। देन एम्प्लॉय ग्रीवियंस, ग्रीवियंस का मतलब होता है कंप्लेंट। ओके, ग्रीवेंस का मतलब कि कोई भी आप रिटर्न कंप्लेंट वगैरह फाइल करते हो किसी भी चीज के लिए, तो उसको हम लोग कंप्लेंट ग्रीवेंसेस बोलते हैं। सो एम्प्लॉय के कंप्लेंट क्यों आते हैं, तो उसके बारे में आपको याद रखना कि वेजेस टाइम पे नहीं किया जाता या प्रॉपर पे नहीं किया जाता है, वर्किंग कंडीशन बहुत ही खराब है, हाँ, जहाँ पे बैठने के लिए जगह नहीं है, वॉशरूम फैसिलिटी नहीं है वगैरह, वो आपको वेलफेयर फैसिलिटीज नहीं दी जाती है, आपके सुपीरियर जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है या बहुत ही ज्यादा एक्सप्लॉइटिंग है, हाँ, काम में बहुत ज्यादा प्रेशर है या वर्कलोड है, डेडलाइंस बहुत ज्यादा है, आपके अगेंस्ट कोई डिसिप्लिनरी एक्शन मतलब आपको जॉब से निकाल दिया, आपका पे जो है वो कट कर दिया, या सुनो आपकी छुट्टी काट ली वगैरह, तो उसकी वजह से ग्रीवेंसेस होते, तो रीजन लिखो आप लोग कि क्यों क्यों एम्प्लॉय के ग्रीवेंसेस जनरेट होते हैं या एम्प्लॉयज को कंप्लेंट करते हैं एम्प्लॉयज। हाँ, तो आपको वो लिखने हैं याद। फिर बाद में जब आपके ग्रीवेंसेस होते हैं तो आप लोग किसके पास जा सकते हो उसको सॉल्व करने के लिए, रिड्रेसल का मतलब होता है सॉल्व करना। सो आप सबसे पहले इमीडिएट सुपीरियर के पास जाओगे, वहां से सेटिस्फाइड नहीं होगे उनके डिसीजन से, तो आप हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के पास जाओगे, फिर आप ग्रीवियंस कमिटी के पास जाओगे, मतलब इफ इन केस इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड देन यू विल गो टू द नेक्स्ट लेवल, तो वो लेवल बताए हुए हैं। और फाइनली जो आपका आर्बिट्रेशन से जो भी आपको बताया जाएगा या जो भी आपको सॉल्यूशन दिया जाएगा वो आपको क्या करना पड़ेगा, फाइनल मानना पड़ेगा। ओके, नाउ लास्ट क्वेश्चन है आपका एम्प्लॉय वेलफेयर। नाउ एम्प्लॉय वेलफेयर का मतलब क्या होता है कि एम्प्लॉयज के लिए कुछ ऑर्गेनाइजेशन ने वेलफेयर मेजर, जिसको हम लोग भलाई बोलते हैं, ओके, कुछ मेजर्स लेने चाहिए या कुछ स्टेप्स लेने चाहिए, तो उसके मैंने दो हिस्सों में डिवाइड किया है कि कुछ एम्प्लॉयज के वेलफेयर मेजर जो होते हैं स्टैट्यूटरी होते हैं, जो हर एक एम्प्लॉय को मिलना ही चाहिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो आप लोग भी कहीं पे अगर जॉब पे जाते हो तो आपको ये सब चीजें बेसिक होती है जो वेलफेयर मेजर्स आपके लिए ऑर्गेनाइजेशन कर दी चाहिए, जिसके अंदर ड्रिंकिंग वाटर होता है, सिटिंग फैसिलिटीज वगैरह या फर्स्ट एड वगैरह, मतलब जो बैंडेज वगैरह होता है वो होना चाहिए,
लैट्रिन या यूरिनल आपके यहाँ पे बाथरूम होने चाहिए, कैंटीन फैसिलिटीज होनी चाहिए, लाइटिंग होना चाहिए, चेंजिंग रूम, रेस्ट रूम, क्रेश फैसिलिटी, मतलब ये लेडीज के लिए होते हैं, क्रेश फैसिलिटी और मैटरनिटी लीव। ओके, जो भी फीमेल एम्प्लॉयज होते हैं उनके लिए ये मैटरनिटी लीव और क्रेश फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। सो ये स्टैट्यूटरी है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर ये फैसिलिटीज नहीं है तो वो ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट क्या हो सकता है, केस हो सकता है। उसके अलावा दूसरे कौन से वेलफेयर मेजर्स एम्प्लॉयज को मिलने चाहिए, ओके, जिसमें पर्सनल हेल्थ केयर मतलब इंश्योरेंस वगैरह या कभी कभी मेडिकल चेकअप वगैरह हो सकता है। फ्लेक्सी टाइमिंग्स, मतलब आपको अगर सपोज 9 बजे का शिफ्ट पॉसिबल नहीं है तो 10 बजे जाना है तो आपको उसके हिसाब से फ्लेक्सिबिलिटी देनी चाहिए। मेडिक्लेम देना चाहिए। ओके, देन स्टाफ क्वार्टर मतलब रहने के लिए घर, कैंटीन में सब्सिडाइज फूड मतलब क्या कम चार्जेस में फूड वगैरह, आपको आगे पढ़ना है तो एजुकेशन फैसिलिटी, ट्रांसपोर्ट, रिक्रिएशनल। ऐसे मैंने 2 हिस्सों में एम्प्लॉय वेलफेयर मेजर्स को डिवाइड किया है। ये चीजें जो आपको कंपलसरी मिलनी चाहिए वर्क प्लेस में, और ये जो होते ऑप्शनल है, कुछ ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड करते, कुछ ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड करती नहीं है। ओके, तो ऐसे वेलफेयर मेजर्स हैं। फिर बाद में सेफ्टी मेजर्स, एम्प्लॉयज के सेफ्टी मेजर मतलब क्या, जैसे मैंने आप लोगों को बोला था कि हर एक एम्प्लॉय जब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है तो उसको सेफ फील होना चाहिए, उसकी हेल्थ अच्छी रहनी चाहिए, उसको कोई भी उसके हेल्थ को या सेफ्टी को रिस्क नहीं होनी चाहिए। ओके, सो उसके अंदर प्रिवेंटिव और क्यूरेटिव। प्रिवेंटिव मतलब कि एम्प्लॉय की हेल्थ अच्छी खराब नहीं हो, अच्छी रहे, उसके लिए क्या क्या प्रिवेंशन ले सकते हैं, और उसके लिए अगर सपोज खराब हो गई तो क्या उसके लिए ट्रीटमेंट हो सकता है। तो एम्प्लॉय के सेफ्टी के लिए और हेल्थ अच्छी रहने के लिए मेडिकल चेकअप्स होने चाहिए। फर्स्ट एड ट्रेनिंग मतलब कैसे कि उसको फर्स्ट एड को यूज करना है, सपोज कहीं पे आपको खरोच आ गई तो आप फर्स्ट एड को कैसे अप्लाई कर सकते हो, डॉक्टर के पास जाने तक आप कैसे उसको जख्म को मेंटेन कर सकते हो, वो सब। ओके, फायर ड्रिल वगैरह आप लोगों को सिखाया जाता है कि इनकेस अगर आग वगैरह लगे तो उसमें कैसे आप लोग ये कर सकते हो। देन स्ट्रक्चर ऑडिट। स्ट्रक्चर ऑडिट मतलब क्या होता है, आपका जो बिल्डिंग का स्ट्रक्चर है या फैक्ट्री का स्ट्रक्चर है वो प्रॉपर है कि नहीं। काफी बार क्या होता है, टूटी फूटी फैक्ट्री रहती है, यस ना, तो उसका ऑडिट होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज क्या हो जाएगा, वो कभी कोलैप्स हो जाएगा तो उसकी वजह से बहुत सारे लोगों की जान जा सकती है। मेंटेनेंस एंड चेक, जैसे कोई मशीन वगैरह खराब हुई है, कहीं पे स्टेयरकेस पे कुछ प्रॉब्लम वगैरह है, बहुत सारी चीजें वगैरह कहीं बिखर के पड़ी हुई है जिसकी वजह से एक्सीडेंट के चांसेस होते हैं, तो वो एक सेफ्टी मेजर्स में आ जाते हैं। देन सेमिनार्स वगैरह कंडक्ट करने चाहिए कि जहाँ पे एम्प्लॉय को हेल्थ और हाइजीन के बारे में आप लोग क्या करेंगे, ओरिएंट कर सकते हो। देन क्यूरेटिव मेजर का मतलब में आता है आपका मेडिकल ट्रीटमेंट देनी चाहिए एम्प्लॉयज को। काउंसलिंग, आजकल स्ट्रेस बहुत ज्यादा होता है तो उसके लिए काउंसलिंग सेशंस होने चाहिए, काउंसलर अपॉइंट करने चाहिए। रीट्रेनिंग का मतलब क्या होता है कि एम्प्लॉय को ट्रेन करना चाहिए किसी भी चीज, मतलब कैसे वो लोग अपने आप को, अपनी हेल्थ और सेफ्टी को प्रॉपर रख पाएंगे। देन सेफ्टी पॉलिसीज वगैरह होनी चाहिए, उसको टाइम टू टाइम रिव्यू करना चाहिए। पॉलिसीज का मतलब क्या होता है, रूल, कि भाई टाइम टू टाइम चीजें चेंज होती रहती है, तो वैसे ही पॉलिसी के अंदर भी क्या होना चाहिए, रिव्यूइंग होना चाहिए, चेंज होना चाहिए सेफ्टी के रिलेटेड। देन एम्प्लॉय के फिटनेस प्रोग्राम्स वगैरह जैसे जिम वगैरह या जो भी योगा क्लासेस वगैरह भी आप लोग, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन ये सब चीजें भी आजकल करने लगी है। ओके, so students, that's it about the third module. I hope the concepts are a bit clear to you all. Thank you so much. We will meet in the next video. Please do like, share, comment, and subscribe to my YouTube channel, and also recommend my channel to your friends. We'll meet in the next video. Bye bye.